Hello learners, this is a video lecture on automobile engineering for 6th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Arode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This video is on chapter number 4, that is automobile suspension, wheels and tire. पिछले कुछ वीडियो लेक्चर से हम लोग ऑटोमोबाइल सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिजिड सस्पेंशन और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के बारे में बात की है। अब हम लोग देखेंगे कि शॉक एब्जॉर्बर यानी डैम्पर क्या होता है, किस तरह से काम करता है और कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस होती है, इसके टाइप्स क्या होती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम क्या होंगे। So, after completion of this video lecture, the learner will be able to define the given terms related to given suspension system. तो किसी भी सस्पेंशन सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड होती है, कुछ बेसिक टर्म्स होती है, जिस प्रकार से मोमेंट होता है, उसका परफॉर्मेंस होता है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है। तो वो टर्म्स क्या होती है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे और सीखेंगे कि इन सारे टर्म्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है। उसके बाद सिलेक्ट रिलेवेंट सस्पेंशन सिस्टम फॉर द गिवन एप्लीकेशन विथ जस्टिफिकेशन। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इनका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से ये सस्पेंशन सिस्टम काम करते हैं और किस तरह से इनका सिलेक्शन किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो ये वीडियो लेक्चर की पूरी सीरीज, ये चैप्टर पूरा करने के बाद हम ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि किसी ऑटोमोबाइल सिस्टम के लिए किस प्रकार से सस्पेंशन सिस्टम डिसाइड किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सीखेंगे, तो हम ये भी सीख जाएंगे कि उनको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये थे वीडियो लेक्चर के इस पर्टिकुलर चैप्टर के लर्निंग आउटकम। सबसे पहले देखते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग क्या होगी। तो पीओ 1 यहाँ पर हम लोगों ने मैप किया है, क्योंकि जो मोमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज द बेसिक नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो इसीलिए हमने पीओ 1 मैप किया, जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। उसके बाद आता है पीओ 4। पीओ 4 है इंजीनियरिंग टूल्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, तो इसीलिए पीओ 4 भी यहाँ मैप किया गया है। उसके बाद जो नॉलेज हम लोग गेन करने वाले हैं, इट इज वेरी यूजफुल थ्रू आउट योर लाइफ। आप किसी भी फील्ड में काम कीजिए तो ये कंपोनेंट, ये जो चीज है, ये आपको यूजफुल होगी। सो इसीलिए पीओ 7 मैप किया है। और लास्ट में पीएसओ 2 मैप किया है, क्योंकि वी हैव टू परफॉर्म दी सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज सस्पेंशन सिस्टम, व्हील्स एंड टायर। तो इसीलिए पीएसओ 2 भी मैप किया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। सस्पेंशन सिस्टम के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा है तो हमने दो टाइप देखे थे। एक था इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और दूसरा था रिजिड सस्पेंशन। ये दोनों टाइप के जो सस्पेंशन सिस्टम है, ये कुछ सस्पेंशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट से डिवोटेड होते हैं। यानी जब हमने रिजिड सस्पेंशन में देखा था तो हमने देखा था कि सस्पेंशन आपके एक्सेल और व्हीकल की बॉडी के बीच में लगते हैं, और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जो होता है वो आपके व्हील और व्हीकल की बॉडी के बीच में लगते हैं। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला जो कंपोनेंट था, जो लीफ स्प्रिंग था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, जो एक रिजिड सस्पेंशन होता है। अब जब हम लोग सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो कॉइल स्प्रिंग होती है, लीफ स्प्रिंग हो सकता है, ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन सिस्टम हो सकता है। पर इन सारे सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर एक कंपोनेंट होता है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। शॉक एब्जॉर्बर का जो यूज है वो आपको टू व्हीलर में दिखाई देगा। टू व्हीलर से लेके तो ये आपको हेवी व्हीकल्स तक में भी दिखाई दे सकता है।
हेवी व्हीकल्स में इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, पर आपको लाइट मोटर व्हीकल में कॉमनली आपको शॉक एब्जॉर्बर दिखाई देगा। तो देखते हैं शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है। तो शॉक एब्जॉर्बर एक मैकेनिकल डिवाइस है which is used to eliminate or damp sudden shock waves in the system. So शॉक एब्जॉर्बर का जो यूज है हमेशा एक दूसरे सस्पेंशन सिस्टम के साथ में किया जाता है। टू व्हीलर में डायरेक्टली सस्पेंशन सिस्टम ही यूज होता है, पर ये इसका जो काम है ये क्या होता है कि एलिमिनेट और डैम्प करता है। आपके जो शॉक्स आते हैं रोड की वजह से, जो शॉक्स आपके व्हीकल के ऊपर आते हैं उसको डैम्प करना, उसको दबाने का काम आपका शॉक एब्जॉर्बर करता है। ये जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में, और इनका जैसे कि नाम है, इट इज़ यूज्ड टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड these shocks are generated by uneven road surfaces. So uneven road surfaces की वजह से शॉक्स आ रहे हैं या किसी और चीज की वजह से आ रहे हैं, तो ये उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर मेक्स आवर राइड स्मूथ एंड कंफर्टेबल इवन इन रफ टेरेन। तो आप किसी भी टाइप के व्हीकल पे जगह पे आप व्हीकल चला रहे होगे वहां पर भी ये यूज होता है। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे तो ये आपको सस्पेंशन सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये डैम्पर है जिसके साथ में कॉइल स्प्रिंग भी अटैच की गई है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके हमेशा कॉइल स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर के साथ में हो। जैसे कि आपने अपने टू व्हीलर में देखा होगा तो फ्रंट एक्सेल जब आपको दिखाई देगा, फ्रंट में जो आपका शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ होता है वहां कॉइल स्प्रिंग नहीं होती है, पर रियर में जब आपका शॉक एब्जॉर्बर आपको दिखाई देगा तो वहाँ कॉइल स्प्रिंग के साथ में वो अटैच्ड होता है। होता यह है कि जब आपका सस्पेंशन कोई और एक टाइप का सस्पेंशन सिस्टम जब आपके व्हीकल में लगा हुआ रहता है, जब व्हीकल किसी गड्ढे पे जाता है तो उसकी वजह से उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी जो स्प्रिंग होती है, वो लीफ स्प्रिंग हो या कोई और टाइप का शॉक एब्जॉर्बर हो, उसके अंदर मोमेंट्स आते हैं, और ये जो मोमेंट्स होते हैं ये सिस्टम में कुछ देर रहते हैं, जिसकी वजह से आपके व्हीकल का मूवमेंट होते रहता है। तो ये सारे जो मूवमेंट्स आते हैं इसको एब्जॉर्ब करने का काम शॉक एब्जॉर्बर करता है, और ये आपके व्हीकल को स्मूथ बनाता है, आपका कंफर्टेबल होता है, आपको रोड के कोई भी झटके आपको लगते नहीं है। तो इसीलिए शॉक एब्जॉर्बर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये किसी भी टाइप के हाई इंटेंसिटी हो या लो इंटेंसिटी वाले सस्पेंशन आप शॉक आपके व्हीकल के ऊपर आए वो सबको एब्जॉर्ब करने का काम शॉक एब्जॉर्बर करता है। शॉक एब्जॉर्बर की नीड, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर की जरूरत क्या होती है ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में। तो यहाँ जब आप लोग देखेंगे तो ये एक सस्पेंशन सिस्टम है, एक व्हीकल का सस्पेंशन सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है, ये दूसरे ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन सिस्टम है, और यहाँ तीसरा एक कॉइल स्प्रिंग, और ये यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पर है एक शॉक एब्जॉर्बर। तो यहाँ एक शॉक एब्जॉर्बर है, इधर भी एक शॉक एब्जॉर्बर है। तो होता क्या है कि जब आप सस्पेंशन में रिजिड सस्पेंशन यूज कर रहे हो या फिर इंडिपेंडेंट भी, तो ये जो मैक्सिमम शॉक्स जो आते हैं वो स्प्रिंग को एब्जॉर्ब करते हैं। स्प्रिंग और ये ट्रेलिंग लिंक शॉक एब्जॉर्बर जो है ये इन दोनों को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक लिमिटेड होती है। अब ये कॉइल स्प्रिंग अगर आप देख रहे होगे तो ये एक पर्टिकुलर अमाउंट का, एक रेंज का ही शॉक एब्जॉर्ब कर पाएगी। ये ट्रेलिंग लिंक शॉक एब्जॉर्बर जो है वो भी कोई एक पर्टिकुलर लिमिट की, रेंज की जो शॉक्स होंगे उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, क्योंकि इसकी स्टिफनेस वगैरह होती है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो होती है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही काम करती है। पर उस लिमिट के ऊपर या उस लिमिट के नीचे ये कि अगर शॉक आपके व्हीकल पे आते हैं तब क्या होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कभी एसटी की बस में अगर ट्रैवल करते होंगे तो इन बस में इसमें क्या होता है, शॉक जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो आपका लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ रहता है, और लीफ स्प्रिंग के सस्पेंशन को ज्यादा छोटे जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो बड़े वाले शॉक तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर वो व्हीकल कभी किसी पत्थर के ऊपर से जा रहा होगा तो उसके जो वाइब्रेशंस है वो पैसेंजर तक आते हैं, आपको फील होते हैं। तो ये सारे जो छोटे छोटे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन आ रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ होता है। तो बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर आपको लाइट मोटर व्हीकल्स में दिखाई देंगे। तो हेवी व्हीकल्स या हेवी शॉक्स जो आपके व्हीकल के ऊपर आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये बाकी सारे अरेंजमेंट होते हैं। और
बाकी जो लोअर कैटेगरी की है वाइब्रेशंस है, ये स्प्रिंग की वजह से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये शॉक एब्जॉर्बर करता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको अगर अल्टीमेट कंफर्ट चाहिए, बहुत अच्छा कंफर्टेबल आपको सस्पेंशन सिस्टम चाहिए, व्हीकल में बहुत अच्छी चीजें आपको कंफर्ट लेवल बढ़ाना है, सो हम लोग शॉक एब्जॉर्बर को यूज करते हैं किसी भी सस्पेंशन सिस्टम में। तो इसीलिए आप जब भी कोई व्हीकल का सस्पेंशन सिस्टम देखेंगे तो वहां पर आपको किसी और एक शॉक एब्जॉर्ब सस्पेंशन सिस्टम के कंपोनेंट यानी कॉइल स्प्रिंग हो गया, लीफ स्प्रिंग हो गई, ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन है, उनके साथ में शॉक एब्जॉर्बर भी हमेशा दिखाई देगा। सो दैट इज द नीड ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम शॉक एब्जॉर्बर जो होता है वो आपका कंफर्ट लेवल बढ़ाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ शॉक एब्जॉर्बर क्या हो सकते हैं। तो जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो शॉक एब्जॉर्बर का जो मेन फंक्शन रहेगा वो वही रहेगा कि इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द शॉक्स एंड डैम्प देम, उनको दबा देना, उनको एब्जॉर्ब करके रोक देना एज सुन एज पॉसिबल सो दैट योर स्मूथ राइड कैन बी ऑब्टेन। तो ये तो बेसिक सस्पेंशन सिस्टम का या शॉक एब्जॉर्बर का बेसिक मोमेंट है कि जिसका काम जो है वो है कि सस्पेंशन सिस्टम को सही तरीके से चलाना। तो ये पहला इसका जो मेन सस्पेंशन सिस्टम का क्या बोल सकते हैं उसको फंक्शन होता है। पर अब इसके बाद में भी कई बार क्या होता है जब दूसरा सस्पेंशन सिस्टम होते हैं वो उसके वजह से व्हीकल की मूवमेंट में आती है, तो ये क्या करता है इसकी जो व्हीकल की बॉडी की लिमिट है, जो मोमेंट है उसको कम से कम रखता है। व्हीकल की बॉडी का मोमेंट जितना कम होगा, एक्सेल के ऊपर जितना शॉक एब्जॉर्बर आपके कम मोमेंट होंगे उतना आपका व्हीकल कंफर्टेबल होगा। दूसरा, इट स्टेबलाइज व्हीकल, व्हीकल को स्टेबलाइज करना जरूरी है, यानी जो आपका व्हील है उसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट अच्छा रहना चाहिए, और ये कांटेक्ट अच्छा रखने के लिए ये यूज किया जाता है। उसके बाद इट स्टेबलाइज व्हीकल टायर विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू सडन शॉक, hence it is very important for safety purpose also। तो क्या करते हैं जब भी आपका व्हीकल किसी गड्ढे में जा रहा है या किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर जा रहा है तो आपकी व्हीकल में क्या होता है कि आपका व्हील जो है वो रोड के कांटेक्ट छोड़ देता है, और उसको कांटेक्ट में, रोड के कांटेक्ट में रखने का काम शॉक एब्जॉर्बर करता है। क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है उसके ऊपर एक टेंशन अप्लाई करके रखता है सो दैट कि आपका जो व्हील है, जो टायर है, वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहे और उसके कांटेक्ट को ना छोड़े, जो कि बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी सस्पेंशन सिस्टम के अंदर। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ shock absorber। Then it also minimizes tire and body wear of the automobile and hence reduces overall maintenance cost। तो ये भी एक फंडा होता है आपके सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर का कि ये क्या करेगा, टायर और बॉडी का वियर कम करेगा, यानी इसकी वजह से मेंटेनेंस कम होता है। जैसे जैसे आपका शॉक एब्जॉर्बर जितने इफेक्टिवली काम करेगा उतना ज्यादा आपका मेंटेनेंस कम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा, टायर पे फ्रिक्शन कम होगा, व्हीकल के बॉडीज पे कोई पार्ट्स पे कुछ फ्रिक्शन नहीं होगा और उसके वजह से उनका फेल्यूर होना कम हो जाएगा। उसके बाद इट ऑलवेज प्रोवाइड द कंफर्ट। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो कवर कर रहा है शॉक एब्जॉर्बर फंक्शन, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, इट इज यूज टू प्रोवाइड द कंफर्ट टू द पैसेंजर। सो ये अल्टीमेट गोल है किसी भी शॉक एब्जॉर्बर का। शॉक एब्जॉर्बर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग शॉक एब्जॉर्बर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो याद रखिए कि सारे जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं दे आर ऑलवेज हाइड्रोलिक पावर्ड, यानी हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज करके हम लोग इनके शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। सो जब शॉक एब्जॉर्बर की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू थर्मिक एनर्जी। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि जब आपका व्हीकल एक किसी गड्ढे में या किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाता है, बम्प के ऊपर जाता है, तो जो शॉक एब्जॉर्बर है वो थोड़े से कॉम्प्रेस होते हैं या फिर एनलार्ज होते हैं। और ये जब होता है तो यहाँ जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड के अंदर वो एनर्जी आती है। सो हमें ये करना है कि जो एनर्जी इस फ्लूइड के अंदर आ रही है उस एनर्जी को लॉस करना है, उस एनर्जी को लूज करना है, यानी कन्वर्ट करना है।
तो हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी होती है, थर्मिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ कंसेप्ट जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। पाइप में लॉसेस इन पाइप, ये आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा। कि फ्लो इन पाइप आपने पढ़ा होगा, तो उसी के अंदर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि लॉसेस इन फ्लो ऑफ पाइप। तो जब ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो वहां आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन की वजह से ये जो आपका पावर है वो लूज हो सकता है, शॉक कम हो सकता है। और उसी में जो एरिया होता है, जब फ्लूइड कहीं से क्रॉस करता है, जब फ्लूइड ट्रांसफर होते रहता है, तो जब एरिया कम या फिर ज्यादा होता है, पाइप का एरिया कम या ज्यादा होते रहता है, एरिया में जो चेंजेस होता है, उस समय क्या होता है, जो एनर्जी है वो लॉस होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यही वाला जो कंसेप्ट है उसको यूटिलाइज करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर में जो फ्लूइड होता है उसको, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पिस्टन है जिसके अंदर छेद बने हुए हैं, कुछ बारीक बारीक होल्स होते हैं, छोटे डायमीटर के होल्स होते हैं, और ये फ्लूइड को हम लोग उसके अंदर से फोर्सली ट्रांसफर करते हैं। और जब फ्लूइड ये छोटे होल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, देखिए दो जगह पे आपको छोटे होल दिखाई दे रहे होंगे, और जब ये होल्स के थ्रू क्रॉस होता है, तो जो एनर्जी है वो लॉस होती है। सो रेजिस्टेंस उसके ऊपर प्रोवाइड होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वजह से फ्रिक्शन होता है, एंड अल्टीमेटली ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वी आर लूज दैट एनर्जी, जो शॉक होता है उसको हम लोग लॉस कर देते हैं। इस तरह से आपका जो शॉक है वो एब्जॉर्ब किया जाता है इन शॉक एब्जॉर्बर। आगे देखेंगे शॉक एब्जॉर्बर का कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जब हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं शॉक एब्जॉर्बर का, तो ये शॉक एब्जॉर्बर है, आपको एक दिखाई देगा। तो यहाँ आपका देखिए, ये अपर माउंटिंग है, ये अपर में आइस बनी हुई होती है जिसको आप माउंट करते हो, और नीचे भी उसी तरह से आइस बनी हुई होती है जो एक्सेल पे माउंट होता है। तो इसमें से एक हिस्सा जो रहेगा वो आपकी व्हीकल की बॉडी पे रहेगा, दूसरा आपके व्हीकल के एक्सेल के ऊपर माउंट होता है। तो ये दो एंड रहते हैं। ऊपर वाला जो एंड रहता है वो एक पिस्टन रॉड से कनेक्ट होता है, जो एक पिस्टन से कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ट्यूब बनी हुई है। सबसे पहले यहाँ जो हम लोग देखेंगे, तो ये बाहर का जो पिस्टन है, एक आपको यहाँ एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है, ये इसको रिजर्व सिलेंडर बोलते हैं, या आउटर ट्यूब सिलेंडर बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखाया हुआ है। तो ये रिजर्वायर ट्यूब है या आउटर सी ट्यूब है। उसके बाद इसके अंदर एक और ट्यूब होती है, इस ट्यूब के ऊपर एक कॉम्प्रेशन चेम्बर फॉर्म होता है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इनटेक वॉल होता है, ये कॉम्प्रेशन यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एक इनटेक वॉल है। यहाँ आपका पिस्टन है, ये पिस्टन के ऊपर भी और यहाँ पर भी जो आपका वॉल है, इन दोनों के ऊपर परफोरेटेड होता है, यानी जिनका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, और इसके ऊपर छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं। दोनों जगह पर आपको कंस्ट्रक्शन कुछ उसी तरह का देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से होल्स यहाँ पे बनी हुई होती है, इसी तरह से होल्स इधर भी बने हुए रहते हैं। उसके बाद ये पिस्टन की रॉड है, पिस्टन रॉड, पिस्टन गाइड यहाँ पे है, सिलेंडर ट्यूब्स है, और ये जो पूरा पूरा सिस्टम है आपका, ये फिलअप किया हुआ होता है फ्लूइड से। तो फ्लूइड जब इसके अंदर भरा हुआ रहता है तो ये सिस्टम काम करता है। ये जो बाहरी ट्यूब है जिसको हम रिजर्वायर चेम्बर बोल रहे हैं, इसका काम होता है कि जब आपका जो शॉक एब्जॉर्बर कॉम्प्रेस हो रहा है, तो एक्सेस फ्लूइड जब आता है तो उसको यहाँ पे जमा कर लेता है, और जब फ्लूइड एक्सपांड होता है तो एक्सेस फ्लूइड को सप्लाई करने का काम होता है। तो ये रिजर्वायर होता है जो फ्लूइड को जमा करके रखता है। उसके बाद में बाकी के अटैचमेंट तो आप इजीली यहाँ पर समझ चुके हैं। तो अब इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। सो जब हम वर्किंग की बात करेंगे, तो ये जो वर्किंग होती है ये दो तरीके से होती है। दो तरीके ऐसे कि जब आपका व्हीकल किसी गड्ढे में जा रहा है, तो ये आपका जो शॉक एब्जॉर्बर है वो एक्सपांड होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे का ये व्हील पे कनेक्ट रहेगा, ये वाला एंड, तो ये नीचे चले जाएगा, ये एंड जहाँ का वहीं पे रहेगा, तो आपका शॉक एब्जॉर्बर क्या होगा, एक्सपांशन होगा, एक्सपांड होगा। और जब आप किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर व्हीकल लेके जाते हो, तो ये जो आपका सिस्टम है वो कॉम्प्रेस होगा। तो ये किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। तो पहला जो स्ट्रोक है जिसको हम बम्प स्ट्रोक बोलते हैं, तो इस समय क्या होगा, आपका जो पिस्टन है वो नीचे की ओर जाएगा, ये रॉड नीचे की ओर जाएगा,
तो यहाँ नीचे जो फ्लूइड भरा हुआ है वो इन होल्स से निकल के ऊपर की ओर ट्रांसफर होगा, और जैसे ही ये फ्लूइड यहाँ पीछे ऊपर की ओर आएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। उसके बाद जैसे ही ये कॉम्प्रेशन होता है, थोड़ी देर के बाद वापस एक्सपेंशन होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। उसी से रिलेटेड जब दूसरा रिबाउंड स्ट्रोक होता है, जब आपका व्हीकल पॉट होल में जाता है, किसी गड्ढे के अंदर जाता है, तो यहाँ आपका ये एक्सपांशन होता है और इस समय क्या होता है, ये जो फ्लूइड ऊपर का होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है और फ्लूइड ऊपर से नीचे की ओर ट्रेवल करना शुरू कर देता है। तो ऊपर का जो फ्लूइड है वो नीचे से ट्रेवल होगा। ये दोनों प्रोसेस करने की वजह से क्या होता है कि आपका जो शॉक है वो पूरी तरह से हैंडल तक नहीं चले जाता, क्योंकि ये फ्लूइड के ट्रांसफर जो फ्लूइड का हो रहा है वो एनर्जी वहां पर काम में आती है। यानी जो शॉक की वजह से आपके व्हीकल पे एनर्जी आई है उसका यूटिलाइजेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए कर रहे हैं, और इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो काम करता है। सो ये शॉक एब्जॉर्बर वर्किंग है। इस आप एनिमेशन से समझ सकते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर किस तरह से काम करता है। अगर आपका व्हीकल किसी गड्ढे में जा रहा है तो ये नीचे की ओर आएगा, फ्लूइड यहाँ से भरते जाएगा और बाहर निकलते जाएगा, और इस तरह से ये काम करेगा। लेकिन ये एक बार में नहीं होता। जैसे कि ये पहला डायग्राम आपको जब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप ट्रैवल देखेंगे तो ये ट्रैवल ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू बाकी के सिस्टम में, और धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होते जाती है। तो जब भी आपका व्हीकल किसी स्पीड ब्रेकर पे जाता है या किसी गड्ढे पे जाता है, तो ये यहाँ पर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। तो ये प्रोसेस एक बार में ये काम नहीं हो जाता, शॉक एक बार में एब्जॉर्ब नहीं होता। उसके लिए 2 या 3 साइकिल लगेगी, 4 साइकिल लग सकती है, या कभी उससे कम या ज्यादा, और हर साइकिल के बाद में इसका जो मोमेंट होता है वो कम ज्यादा होने लगता है। तो इस तरह से ये मोमेंट होगा। तो इस तरह से आपका जो शॉक एब्जॉर्बर है वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। तो अभी हमने देखा है हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर किस तरह से काम करता है। इसी हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर का एक और एक्सटेंडेड वर्जन है जिसे हम कहते हैं गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर। तो गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर क्यों डेवलप किया गया? बेसिकली जब गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर जो होता है, इसका काम है कि यूज टू रिड्यूस द एरिएशन और फोमिंग ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एनिमेशन देखा था उसमें हम लोगों ने ये समझा है कि जब कोई शॉक एब्जॉर्ब होता है तो क्या होगा, शॉक एब्जॉर्बर में बार बार मूवमेंट होगा, यानी बार बार आपका जो शॉक एब्जॉर्बर है वो कॉम्प्रेस होगा, एक्सपांड होगा, कॉम्प्रेस होगा, एक्सपांड होगा। और इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड है वो बार बार ऊपर और नीचे ट्रेवल करता है, तो उसके अंदर फोमिंग होने लगती है। जो फ्लूइड है उसके अंदर एयर बबल्स आते हैं, और एयर बबल्स की वजह से क्या होता है, आपका जो फ्लूइड है वहां पे फोम जमा हो जाता है। और ये कब होगा, जब आपका व्हीकल बहुत ज्यादा रफ रोड पे चलता है, गड्ढे में चल रहा है, बार बार शॉक एब्जॉर्बर का काम पड़ रहा है, तो उस समय क्या होगा, रैपिड फोमिंग ऑकर हो जाती है। और ये होने की वजह से ये आपके शॉक एब्जॉर्बर को जो फ्लूइड है उसके साथ में एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसके साथ में जो फोमिंग है उसका एक्शन ये होता है कि वो आपके शॉक एब्जॉर्बर की इफेक्टिवनेस को कम करता है। यानी आपका जो फ्लूइड है वो ट्रांसफर ही नहीं होता है। अगर फ्लूइड ही आपके इसके अंदर से ट्रांसफर नहीं हो रहा है होल्स के थ्रू, तो आपका जो शॉक एब्जॉर्बर है वो काम नहीं करेगा। सो इसको रिड्यूस करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो फोमिंग की प्रॉब्लम है, टेंडेंसी है, इसको रिड्यूस करने के लिए और हमारे जो शॉक एब्जॉर्बर है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर यूज किया जाता है। यानी वर्किंग तो सेम रहेगी, पर इसके अंदर ये यहाँ पे आपको देखिए एक एक्स्ट्रा सिलेंडर दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, और ये पूरी तरह से गैस से फील्ड होता है। यहाँ पे अलग टाइप की गैस रहेगी, और आजकल नॉस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नॉस फील्ड गैस शॉक फील्ड शॉक एब्जॉर्बर भी होते हैं, गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर भी हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर एक एडवांस वर्जन, हम बोल सकते हैं कि ज्यादा इफेक्टिव वर्जन होता है शॉक एब्जॉर्बर से ज्यादा। तो वो किस तरह से काम करता है वो हम अभी देखेंगे। तो गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो कन्वेंशनल शॉक एब्जॉर्बर की तरह ही होगा। तो कन्वेंशनल शॉक एब्जॉर्बर जिस तरह से काम करता है, गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर भी वैसे ही काम करता है। Then it consists of a single tube in which piston with the valves is to attach to the rod which is mounted to the frame where the tube is attached to the wheel। और सारा कंस्ट्रक्शन वैसे ही रहेगा, पर यहाँ पर एक और चेम्बर बना हुआ होता है, एक पिस्टन होता है, गैस चार्ज पिस्टन,
और ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पर गैस फिलअप की हुई होती है। तो ये तो सिंगल ट्यूब का शॉक एब्जॉर्बर का डायग्राम है, पर जब डबल ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और अलग से सिलेंडर दिखाई देगा, इस तरह से लगा हुआ होता है। तो सिस्टम तो वैसे ही रहेगा, बस इसके अंदर क्या है, गैस रहती है और वो गैस जनरली नाइट्रोजन गैस रहती है, और इसका जो प्रेशर है वो 25 टाइम्स मोर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है। तो इतना हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो इस तरह से ये आपका गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर का कंस्ट्रक्शन होता है। इसके यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिनल आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर का है, जो किस तरह से काम करता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ इस एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सो जब आपका व्हीकल किसी शॉप में जाएगा तो ये आपका मूवमेंट यहाँ पर होगा, पूरा का पूरा मूवमेंट ऑयल पे नहीं होगा, कुछ पार्ट जो है वो यहाँ आपके गैस को भी कॉम्प्रेस करेगा। तो जो कॉम्प्रेशन होगा वो ऑयल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा शॉक, और बाकी की जो एनर्जी है वो गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए जाएगी। इससे आपके शॉक एब्जॉर्बर की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उस पर अगर प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो कंप्रेस होती है, और प्रेशर हटा दोगे तो वो अपने नॉर्मल प्रेशर पे लौट आती है। तो उसकी वजह से ये शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो यहाँ दो टाइप के शॉक एब्जॉर्बर आपको दिख रहे हैं, दोनों गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर है। ये जो पहला वाला डायग्राम आपको दिखा रहा है ये सिंगल ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर है, और दूसरा जो है वो डबल ट्यूब है जिसके साथ में एक अटैच अलग से रिजर्वायर होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में देखा था। तो ये दो टाइप के गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर आपके व्हीकल में हो सकते हैं। वर्किंग दोनों की सेम रहेगी, जिस तरह से आपका शॉक एब्जॉर्बर काम करता है उसी तरह से ये भी काम करेगा। अब देखते हैं गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर के एडवांटेज क्या है। तो ये लार्ज डैम्पिंग प्रोवाइड कर सकता है, यानी हेवी डैम्पिंग हो सकती है आपके फोर्सेस की। उसके बाद इट कैन माउंट इन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे आप इसको माउंट कर सकते हो। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज अवेलेबल फॉर डैम्पिंग एज फुल डायमीटर ऑफ ट्यूब कैन बी यूज्ड फॉर वर्किंग चेम्बर। तो आपने देखा है कि वहां पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा था, एक्स्ट्रा सिलेंडर लगा हुआ था, एक्स्ट्रा रिजर्वायर लगा हुआ होता है। तो आपको क्या है, एरिया बहुत ज्यादा मिलता है, और जितना ज्यादा आपको एरिया मिलेगा उतनी ज्यादा डैम्पिंग, उतना ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब आपका सिस्टम कर सकता है। तो ये गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर के एडवांटेज थे। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने शॉक एब्जॉर्बर के बारे में देखा कि उसकी जरूरत क्यों होती है, किस तरह से काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेजेस देखे, और हमने गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर के बारे में भी इस वीडियो में देखा है। तो यहाँ आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप करके डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ शॉक एब्जॉर्बर विद नीट स्केच, एंड सिमिलरली डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर। तो ये दो हमारे इस वीडियो लेक्चर के आउटकम हो सकते हैं। उसके बाद पीओ पीएसओ मैपिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी। बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ हमारा बढ़ता है। एक्सपेरिमेंटल टूल एंड प्रैक्टिसेस पीओ 4 यहाँ पे हमारा प्राप्त किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारी हुई है पीओ 7 और पीएसओ 2, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो ये इस वीडियो लेक्चर का आउटकम है। तो अभी तक हम लोगों ने सस्पेंशन के टाइप देखे, सस्पेंशन के कुछ कंपोनेंट, शॉक एब्जॉर्बर के बारे में हमने देखा है। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एयर सस्पेंशन का टाइप, एयर सस्पेंशन किस तरह से काम करता है वो समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।